नमस्कार, स्वागत आप सभी का। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। चलिए खबरों की करते हैं शुरुआत। और सबसे पहले बात बड़ी खबर की। बड़ी खबर यह, छत्तीसगढ़ से सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी मिली है, बड़ी सफलता मिली है। नक्सल कमांडर रमन्ना की पत्नी ने सरेंडर कर दिया है। रमन्ना की पत्नी सावित्री ने सरेंडर किया है। बस्तर के सभी बड़े हमलों में सावित्री शामिल थी। तेलंगाना के डीजीपी के सामने हथियार डाल दिए, आत्मसमर्पण किया। और यह अपने आप में बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि रमन्ना नक्सल कमांडर, जो कि छत्तीसगढ़ में सक्रिय रहते हुए कई वारदातों को अंजाम खुद भी दे चुका है, पत्नी भी साथ थी। सावित्री नाम रमन्ना की पत्नी का। और बस्तर में जितने भी बड़े हमले हुए हैं उसमें कहीं ना कहीं रमन्ना की पत्नी सावित्री भी साथ थी। और आज सरेंडर कर दिया है, हथियार डाल दिए। मुख्य धारा में लौटने के लिए सावित्री हथियार डालकर आत्मसमर्पण कर चुकी है। और आइए इसी बड़ी खबर पर बात करते हैं। हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधे उन्हीं के पास चलते हैं। युगल, ये बहुत बड़ी खबर है। अगर नक्सल मोर्चे की अगर बात की जाए तो रमन्ना बड़ा कमांडर, खतरनाक कमांडर, काफी इनाम भी इस पर है, पत्नी पर भी जाहिर तौर पर इनाम होगा। आज सरेंडर कर दिया। कह सकते हैं कि एक रीढ़ जो है वो टूटी है नक्सलियों की। जी बिल्कुल पुनीत, सही है। और ये सही कही भी जा सकती है। और पुलिस की बड़ी सफलता इसे कहनी चाहिए, क्योंकि रमन्ना वही जो माओवादी था जिन्होंने बस्तर में माओवाद की नींव रखी थी। उसकी पत्नी सावित्री के सरेंडर करने के बाद ये बात तय हो गया है कि पुलिस है लगातार, छत्तीसगढ़ पुलिस माओवादियों को पीछे धकेलने में पूरी तरह से कायम हो रही है। अगर हम बीते 3 साल के आंकड़ों की बात करें पुनीत, तो 1357 माओवादियों ने अब तक सरेंडर किया है। उन आंकड़े हैं। और जिस तरह से बस्तर के जो आईजी हैं सुंदर राजपी, उनसे जब हमारी बात हुई, उन्होंने ये आंकड़ा भी बताया है। और ये आंकड़ा हम आम जनता को और छत्तीसगढ़ वासियों नहीं, पूरे देश को बताना चाहेंगे। और ये आंकड़े बड़े आंकड़े हैं। अगर हम बात करें 2018 में 446 माओवादी हैं, इन्होंने सरेंडर किया है। 2019 में अगर हम बात करें 311 माओवादियों ने पुलिस के समक्ष सरेंडर किया, मुख्य धारा पर जुड़े हैं। इसके अलावा 2020 में 342 माओवादी हैं। और इसी तरह 221 में 551 जो माओवादी हैं उन्होंने सरेंडर किया। अभी सरेंडर करने का जो सिलसिला है 2022 में लगातार जारी है। अभी भी 300 से अधिक जो माओवादी हैं उन्होंने सरेंडर किया है। तो एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है। और जिस तरह से राज्य सरकार ने कहा है, सुरक्षा और विश्वास के साथ साथ जिस तरह से माओवादियों को पीछे धकेला जा रहा है, और ये बड़ी बात कही जा सकती है, पुलिस की ये बड़ी उपलब्धि भी होगी। और ये जिस तरह से माओवादियों को मुख्य धारा में जोड़ने का जो काम किया जा रहा है, उन्हें जिस तरह से लगातार जो बड़े माओवादी हैं जो जो उनके केडर हैं, उनसे लोग जुड़ आ रहे हैं। लेकिन सक्रियता रमन्ना या उसकी पत्नी की बस्तर में, छत्तीसगढ़ में, और सरेंडर किया तेलंगाना डीजीपी के सामने, क्यों? देखिए, यहां पर लगातार जो दबाव है वो बन रहा है। पुलिस और माओवादियों को धकेलने का काम है वो किया जा रहा है। कई ऐसे कैंप हैं जहां पर दूरस्थ जो वनांचल क्षेत्र है वहां तक पुलिस की, हमारी जो सेना है, उनकी जो फौज है। बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो हमारे सहयोगी युगल जानकारी दे रहे हैं। और इसके अलावा एक और बड़ी सफलता की बात करें तो सीआरपीएफ को एंटी नक्सल अभियान में बड़ी कामयाबी मिली है। सीआरपीएफ के डीजी कुलदीप सिंह ने बताया है कि झारखंड और छत्तीसगढ़ का जो सीमावर्ती इलाका पड़ता है, यहां पर मौजूद बूढ़ा पहाड़ को नक्सलियों से मुक्त करा लिया गया है। उन्होंने यह भी बताया कि यह इलाका नक्सल बाहुल्य है, लेकिन कई ऑपरेशन के बाद इसे मुक्त कराया गया। डीजी कुलदीप सिंह ने बताया है कि अप्रैल 2022 से लेकर अब तक छत्तीसगढ़ में 7 नक्सली, झारखंड में 4 और मध्य प्रदेश में 3 नक्सली ऑपरेशन थंडरस्टॉर्म के तहत चलाए गए और नक्सली इसमें मारे गए, जबकि कुल 578 माओवादियों ने सरेंडर किया है या फिर गिरफ्तार किए गए। सीआरपीएफ लगातार छत्तीसगढ़ समेत नक्सल प्रभावित इलाकों में अपना ऑपरेशन तेज करती जा रही है। हम लोगों ने और भी आसपास के स्टेट्स में भी ऑपरेशन कंटिन्यूअस चलते रहे, जिसमें बिहार,
छत्तीसगढ़, झारखंड और मध्य प्रदेश, इन चारों को एक इकाई टाइप का मान करके जो ऑपरेशन चला है, उसमें करीब 14 माओवादियों को सुरक्षा बलों ने मार गिराया है, जिसमें 7 छत्तीसगढ़ में, 4 झारखंड में और 3 मध्य प्रदेश में। ये इस वर्ष की संख्या में बता रहा हूं, 2022 की अप्रैल के बाद से, जब से ये ऑपरेशन चलाए गए। बुरा पहाड़ का जो इलाका है, ये छत्तीसगढ़ झारखंड की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय गलत है, अंतर्राज्यीय सीमा पर स्थित है। और ये पूरा बुरा पहाड़ इलाका माओवादियों का पिछले 3 दशक से सुरक्षित गढ़ रहा है। इस पर अभियान चलाने की, जैसा कि मैंने बताया, बहुत कोशिशें हुई थी, लेकिन कभी सक्सेस इसमें नहीं मिली थी। इस बार इसमें सक्सेस मिली है। इसके अलावा अप्रीहेंशन और सरेंडर दोनों मिला करके बिहार में 36 लोग हुए हैं सरेंडर और अरेस्ट, छत्तीसगढ़ में 414 लोग हुए हैं, झारखंड में 110 लोग हुए हैं और मध्य प्रदेश में उसमें महाराष्ट्र में 18। तो ये कुल 578 माओवादियों की गिरफ्तारियां व सरेंडर भी हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसी के तहत मैं आप लोगों को आज ये खुशखबरी देना चाहता था। जैसा कि आप जानते हैं, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी वामपंथी उग्रवाद मुक्त भारत की कल्पना को साकार करने के लिए तथा केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी की जो उनके उग्रवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है, उसके तहत गृह मंत्रालय ने देश भर में वामपंथी उग्रवाद के खिलाफ निर्णायक लड़ाई को अंतिम चरण में पहुंचाने का प्रण लिया है और हम लोग उसको साकार करने में अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने ट्वीट किया है और बधाई दी है। लिखा है कि अपने इस ट्वीट में उन्होंने लिखा है कि देश की आंतरिक सुरक्षा की दिशा में यह ऐतिहासिक पड़ाव पार हुआ है और आगे इस लड़ाई को और तेज किया जाएगा। शीर्ष माओवादियों के गढ़ में महीनों तक चले इस अभियान में सुरक्षा बलों को अप्रत्याशित कामयाबी मिली है, जिसमें 14 माओवादियों को मार गिराया गया और 590 से अधिक की गिरफ्तारी और आत्मसमर्पण हुआ है, जिसमें लाखों करोड़ों के इनामी माओवादी जैसे मिथिलेश महतो, जिस पर 1 करोड़ का इनाम था, पकड़े गए हैं। पहली बार बूढ़ा पहाड़, चक्रबंधा और भीम बांध के दुर्गम क्षेत्रों से माओवादियों को सफलतापूर्वक निकालकर सुरक्षा बलों के स्थायी कैंप यहां पर स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आतंकवाद और एलडब्ल्यूई के विरुद्ध गृह मंत्रालय की जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रहेगी और यह लड़ाई आगे और तेज होगी। चलिए बढ़ते हैं आगे। धमतरी से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर बाइक और पिकअप वाहन के बीच टक्कर हो गई और इसके बाद दोनों में आग लग गई। धमतरी सिहावा मार्ग की घटना बताई गई है। दमकल और पुलिस की टीम रवाना कर दी गई और मौके पर पहुंच भी चुकी है। दमकल की टीम आग को बुझाने में जुटी हुई है। बाइक और पिकअप वाहन के बीच ये टक्कर हुई है। मौके की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। कुछ देर पहले की यह घटना है। एक्सक्लूसिव तस्वीर धमतरी से आपको बता रहे हैं। टक्कर के बाद दोनों वाहनों में आग लग गई। पुलिस और दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची आग को बुझाने की। बाइक वाला का लाभ पता है भाई, पूरा आग घुसा दी, पूरा साइड में लगा हूं गाड़ी लगा दे हो तो का लाभ देख ले भाई, ऐसी जा रही तो गाड़ी कहां लेके घुसा दे सही गाड़ी कहां पता हुई। तो ये बड़ी खबर धमतरी से आपको दिखा रहे हैं और मौके की तस्वीरें भी बता रहे हैं। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है ये, बाइक और पिकअप वाहन के बीच टक्कर हो गई और दोनों वाहनों में आग लग गई। टक्कर के बाद अफरा तफरी मच गई। पुलिस को खबर की गई, दमकल को खबर की गई। दमकल की गाड़ी मौके पर पहुंची, पुलिस भी मौके पर पहुंच चुकी है। दमकल ने आग को बुझाने का काम शुरू कर दिया है। अभिषेक पांडे संवाददाता धमतरी हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। अभिषेक से जानते हैं कि पूरी खबर क्या है, कैसे ये दुर्घटना हुई। अभिषेक बताइए, और साथ ही में जो इसमें सवार थे उनकी क्या स्थिति है? जी बिल्कुल, धमतरी से करीब 10 किलोमीटर दूर ये धमतरी और सिहावा रोड है, वहाँ स्टेट हाईवे है, उसमें यह हादसा हुआ है। पिकअप वाहन और बाइक आपस में टकराए हैं, उसके बाद आग लग गई और इस आग की चपेट में दोनों ही गाड़ियां आ गईं। पास में एक ढाबा है और वहाँ के लोगों ने सबसे पहले वहाँ पर मौके पर पहुंचे, पुलिस को सूचना दी, दमकल को सूचना दी। अभी अभी जस्ट दमकल की गाड़ी पहुंची है और आग पर पानी गिराया जा रहा है ताकि आग बुझाई जा सके। जहाँ तक घायलों के सवाल है, तो अभी अभी एक
डेड बॉडी जंगल में मिली, क्योंकि अंधेरा है और वहाँ पर आसपास घना जंगल है। तो ये रोड पर नहीं मिला, बल्कि जंगल के अंदर एक डेड बॉडी पड़ी मिली है। संभावना है कि और भी लोग इसमें आहत हो सकते हैं, हताहत हो सकते हैं। तो अभी आसपास के इलाके में तलाश जारी है, हो सकता है कुछ और लोग घायल मिले या इस तरह के जो एक फिलहाल उसे उठाया जा रहा है। जी शुक्रिया अभिषेक इस जानकारी के लिए। जशपुर से बड़ी खबर की करते हैं बात। तेज रफ्तार का कहर यहां पर देखने को मिला, जहां पर बस अनियंत्रित हुई और एक गड्ढे में जा गिरी। हादसे में 3 यात्रियों की मौत हो गई, जबकि 12 से ज्यादा लोग इसमें घायल हुए हैं। सभी घायलों को पत्थलगांव अस्पताल में भर्ती करा दिया गया है। पत्थलगांव से अंबिकापुर ये बस जा रही थी और वजह इसके पीछे बताई गई तेज रफ्तार। पत्थलगांव थाना क्षेत्र के गोढ़ी कला की ये घटना बताई जा रही है। जशपुर से ये खबर आपको बता रही है, जहां पर बस अनियंत्रित हो गई और पलट गई। मौके की तस्वीरें भी आपको दिखा रहे हैं। अंबिकापुर जा रही थी पत्थलगांव से और इसी दौरान बताया यह जा रहा है कि तेज रफ्तार होने की वजह से यह दुर्घटना पेश आई है और पलटने की वजह से गड्ढे में यह जा गिरी अनियंत्रित होकर, और इसमें 12 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं, यात्री जो सवार थे, और 3 लोगों की इसमें जान चली गई है। यह दर्दनाक हादसा पेश आया जशपुर में। 3 लोगों की मौत हो गई, 12 से ज्यादा लोग घायल हैं। सभी को पत्थलगांव के अस्पताल में ही भर्ती करा दिया गया है। ये बस पत्थलगांव से अंबिकापुर जा ही रही थी और इसी दौरान पत्थलगांव से निकली थी और इसी दौरान ये हादसा पेश आया। नज़दीकी जो अस्पताल था वो पत्थलगांव का था, लिहाजा पत्थलगांव के अस्पताल में ही इन सभी लोगों को भर्ती कराया गया, जहां उनका इलाज चल रहा है। गोढ़ी कला की ये घटना है। और एक और बड़ी खबर की बात करते हैं। राजधानी रायपुर से गोधन न्याय योजना जो है, इसके हितग्राहियों को सौगात मिली है। सीएम भूपेश बघेल ने ऑनलाइन आज एक बार फिर से ये राशि ट्रांसफर की। हितग्राहियों के खाते में 7 करोड़ 4 लाख रुपए की ट्रांसफर राशि कर दी गई। अब तक आपको बता दें 335 करोड़ 36 लाख रुपए की राशि का भुगतान हो चुका है, जिसमें महिला समूहों को 81.84 करोड़ की आय हुई है। गौठानों को अब तक 35,346 लीटर गौमूत्र की खरीदी। सीएम ने कहा है कि प्रदेश में 1 नवंबर से धान खरीदी की शुरुआत अब होने वाली है। अभी चौबे जी आप सब लोग बताइए कि 324 करोड़ के राशि अब तक के वितरित किए जा चुके हैं। ओकर तो बधाई देवे करूँ। साथ ही इस साल समय समय में पानी गिरे, सब फसल भी तैयार हो गए। अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम रायगढ़ जिला, बालोद जिला के सबों विधानसभा में सब किसान भाई मन से भेंट कर रहे हैं। सब किसान मन के कहना भी और मैं खुद भी देखें कि फसल अब हर होना जिसका धान है तेन हम निकल गए है, कद को जगह मात ना मात है, तो धान जल्दी तैयार हो गए। तो ये साल 1 नवंबर से ही धान खरीदी की शुरुआत हम करवो। संचारी बालोद विधानसभा क्षेत्र को सीएम भूपेश बघेल ने सौगात दी। 135 करोड़ की कुल 126 योजनाओं की सौगात दी, जिसमें कार्यों का, विकास कार्यों का भूमि पूजन और लोकार्पण भी शामिल है। इसके साथ ही सीएम ने जिला मुख्यालय बालोद के सर्किट हाउस में जिला अधिकारियों की समीक्षा बैठक भी ली। तुहर योजना तुहर द्वार बुकलेट और बालोद जिले की डायरेक्टरी का भी उनके द्वारा विमोचन किया गया। नवनिर्मित इंडोर स्टेडियम का शुभारंभ किया गया। मलखंभ में जिम्नास्ट और योग के साधकों की सराहना की। इधर बालोद दौरे से रायपुर वापस लौटने पर सीएम ने कहा कि बालोद के सभी विधानसभा में लोगों से भेंट मुलाकात हो चुकी है और जनता से संवाद हुआ। कहा कि जनता ने शासकीय योजनाओं पर भरोसा और संतोष जताया है। कांग्रेस विधायकों के भ्रष्टाचार की शिकायत पर रमन सिंह के बयान पर पलटवार उन्होंने किया। कहा कि पहले अपने परिवार के भ्रष्टाचार के बारे में बताएं। भ्रष्टाचार को रोकने के लिए नेता प्रतिपक्ष ही हाईकोर्ट गए थे। रमन सिंह अपने परिवार के बारे में पहले बता लें। वो तो जांच मत हो करके तत्कालीन नेता प्रतिपक्ष को हाई कोर्ट भेजा था, स्टे लिया हुआ है। पहली बार ऐसा हुआ है देश के इतिहास में कि भ्रष्टाचार की जांच न हो, इसके लिए विपक्ष के नेता हाई कोर्ट जाते हैं और स्टे लेकर आते हैं।
छत्तीसगढ़ में अगले साल विधानसभा का चुनाव होना है और इसके ठीक पहले साल प्रदेश की सियासत में आरक्षण की आंच सुलगने लगी है। 2012 में राज्य सरकार में के आरक्षण बढ़ाने के फैसले को हाईकोर्ट ने असंवैधानिक माना है। इसके बाद बीजेपी छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार के खिलाफ मुखर हुई है। बीजेपी के आदिवासी नेताओं का दावा है कि राज्य सरकार ने जानबूझकर केस को हल्का किया और इसी वजह से आदिवासियों का आरक्षण 32 से घटकर 20% हो गया और इसे लेकर बीजेपी सरकार के खिलाफ आंदोलन करने की तैयारी में है। इस आक्रामक रुख को देखते हुए कांग्रेस पलटवार कर रही है। बिलासपुर के लिंक